तो ये आया मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड की बात, वो इन्होंने यहाँ पे भी की है, ये वर्ल्ड बैंक भी एस्टिमेट करता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि कुछ चीजें आप लेस फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, ठीक है, दिन में आपको एक 30 डे रिकॉल डेटा लेना चाहिए लोगों से कि आपने भाई इन चीजों पे एक मंथ में कितना खर्चा किया। कुछ आइटम्स में आप ईयरली पूछो कि आपने एक ईयर में कितना खर्चा किया। एक मिनट रुक लो। मैं आ रही हूँ, एक मिनट, तब तक ये जो मैंने टिक किया है ना यहाँ से यहाँ तक, सिंस से लेके ये थोड़ा सा रीड करो। और छोटा कर देती हूँ, आपने इसमें जूम कर लेना, तो इससे थोड़ा सा वो क्लियर होगा। अरे कहाँ चला गया ये, एम्प्लॉयमेंट पे कैसे आ गया भैया। एक मिनट, हाँ ये, ठीक है, ये वाला पेज, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड और यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड।
हाँ, पढ़ लिया। आज तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, अजीब आफत हो रही है। हाँ, मिक्स्ड रेफरेंस मतलब समझ में आ गया कि क्या करेंगे मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में, है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इंस्टीड ऑफ, ये लिखा है दिस एसेंशियली, दिस हैपेंड एसेंशियली बिकॉज पीपल कुड बेटर रिकॉल देयर फूड एक्सपेंडिचर ओवर अ शॉर्टर 7 डे पीरियड, है ना। क्योंकि देखो डेटा कलेक्ट हो रहा है, एनएसएसओ जैसे डेटा कलेक्ट कर रहा है तो कैसे करेगा डेटा कलेक्ट, घर घर जाके डोर टू डोर सर्वे, है ना। तो डोर टू डोर सर्वे का मतलब ये है कि आप एक डायरी में लिख के रखते हो कि आपने रोज कितना क्या खर्चा किया, कोई नहीं रखता, ठीक है। या हम इतने पढ़े लिखे होकर नहीं रखते तो गरीब लोग क्या ही रखेंगे, या जो पुअर है या इलिटरेट है, बेसिक एजुकेटेड लोग जो नहीं है, बेसिक एजुकेशन उनके पास नहीं है। तो डोर टू डोर सर्वे होता है, तो क्या होता है अगर आप ईयरली सर्वे करोगे या उनसे पूछोगे भैया तुमने साल भर में क्या क्या खर्चा किया या महीने भर में, तो दैट विल बी अ टफ टास्क। तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ आइटम्स पर 7 डे पीरियड, कुछ आइटम्स में आपको लॉन्गर पीरियड 30 डे पीरियड रखना चाहिए, एंड ओवर सम आइटम्स यू कैन टेक अप टू 1 ईयर पीरियड, ठीक है। तो ये हो गया मिक्स्ड। और इसी में एक और है मॉडिफाइड मिक्स्ड, तो एमएमआरपी उसको बोलते हैं, एमएमआरपी, है ना। तो समटाइम्स जो है वो आपका मॉडिफाइड मेथड ये वर्ल्ड बैंक ने डिवाइस किया था, ये लिखा भी हुआ है, वर्ल्ड बैंक हैज यूज्ड अ न्यू मेथड फॉर कलेक्टिंग डेटा कॉल्ड मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड, है ना। इन दिस मेथड फॉर सम फूड आइटम्स इंस्टेड ऑफ अ 30 डे रिकॉल ओनली अ 7 डे रिकॉल इज कलेक्टेड। तो सबसे पहले जो तेंदुलकर कमेटी ने मिक्स्ड रेफरेंस वाला दिया था, तो दे या ही डिवाइज 2 मेथड्स कि एक में आप ईयरली रखो, दूसरे में आप मंथली रखो, ठीक है। उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वर्ल्ड बैंक ने बोला कि आप एक वीकली भी रख सकते हो 7 डे, है ना। तो ये बस बेसिक बताने के लिए था, कभी मान लो आंसर में रेफर कर पाओ अगर कैलकुलेशन वाला आ जाए तो, है ना। बाकी कुछ एज सच इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आज तक आए नहीं है कि ये क्या क्या होते हैं, अरे भैया, ठीक है। अगर बाय चांस कभी ऐसी पूछ ले तो आपको बस याद रखना है, ठीक है, कि होता क्या है ये रेफरेंस पीरियड और कैसे इसमें कैलकुलेट किए जाते हैं। फिर वर्ल्ड बैंक का जो अप्रोच है वो परचेसिंग पावर पैरिटी पे चलता है। तो क्या होती है परचेसिंग पावर पैरिटी, मनी मेट्रिक या परचेसिंग पावर पैरिटी, कैसे डिफाइन करोगे, मान लो 3 मार्कर में आ गया। 3 मार्कर में ऐसे भी याद रखना, पीपीपी तीन दो मतलब होंगे, एक होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, मॉडल, लेकिन उसमें मॉडल लिख देते हैं वो पीपीपी मॉडल, और ये आएगा सीधे तो पीपीपी मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी। क्या होती है परचेसिंग पावर पैरिटी? मैम रुपीस का गुड्स से डॉलर में रिलेटेड थी कंपेयर आपकी। करना या किसी भी चीज जो हमें मतलब यहाँ पे फीस में मिल रही है तो डॉलर ऐसा कुछ था, कुछ कंपेयर करना। हाँ हाँ सही बोल रही हो। मतलब इसमें ऐसा होता है कि एक बास्केट क्रिएट करते हैं पहले तो अपन, ठीक है। एक बास्केट होती है जिसमें हम गुड्स को रखते हैं, दैट इज बास्केट ऑफ गुड्स। फिर हर डोमेस्टिक कंट्री में अलग अपनी अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी होती है उसमें वो कितना रुपए उस पर खर्च कर रहे हैं, और एक यूनिफॉर्मली करेंसी डिसाइड करते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो चलती है वो डॉलर चलती है ना। तो कितने पैसे या कितने रुपए जो भी डोमेस्टिक करेंसी में कितनी मॉनेटरी वैल्यू, मनी मेट्रिक, है ना, कितनी मनी आप इन बेसिक गुड्स को खरीदने में या बास्केट ऑफ गुड्स को खरीदने में खर्च करते हो, है ना, दैट इज नोन एज परचेसिंग पावर पैरिटी, है ना। ये एक पॉपुलर मेट्रिक मेथड है, मैक्रो इकोनॉमी में यूज होता है व्हेन वी कंपेयर इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, और व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। समझ गए, परचेसिंग पावर पैरिटी, है ना। मैं इसकी डेफिनेशन भी इंक्लूड कर दूंगी 3 मार्कर के हिसाब से। तो परचेसिंग पावर मतलब कितना पैसा जो है वो पर्सन खर्च कर रहा है बेसिक गुड्स को कंज्यूम करने के लिए। तो देयर इज अ बास्केट ऑफ गुड्स, ठीक है। फिर ये हाउस होल्ड सर्वे, ये सब ये अपन को कुछ काम का नहीं है, डॉलर वॉलर में अपन को अभी ये सब याद नहीं रखना है ना। तो बेसिकली एक डॉलर डिसाइड करा गया था पहले, फिर धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ा दी थी। मतलब सबसे शुरू में जब पॉवर्टी एस्टिमेशन थे $1 रखा गया था वर्ल्ड बैंक ने, फिर धीरे धीरे वो उसको बढ़ाते रहते हैं, है ना। फिर ये हमें नहीं पढ़ना कि भैया इनकी मेथड का क्या क्रिटिसिज्म है, कभी नहीं आया, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है,
ठीक है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे या डेवलपमेंट कैसे पॉवर्टी पे डिपेंड करता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन डेवलपिंग कंट्रीज, ऑब्वियस बात है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम कैसे इंश्योर करते हैं, कैसे अचीव करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ? जब हाई इनकम होता है तो हाई सेविंग्स भी हाँ, होगी, तो हाई दोनों चीजें, इन्वेस्टमेंट भी हाँ। होगी। सबसे पहले इनकम बढ़ाएंगे। इनकम कैसे बढ़ाएंगे? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे कैसे करेंगे? लोगों को स्किल और एजुकेशन दोनों प्रोवाइड करेंगे, है ना। फिर बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो ये सभी जो है वो पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है। और इसी से रिलेटेड एक है, उसका डायग्राम तो मैंने यहीं देखा था। ऐसा सब करके हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पॉवर्टी ट्रैप जो है उसको तोड़ सकते हैं, है ना। जो पॉवर्टी ट्रैप होता है उसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। पॉवर्टी ट्रैप क्या होगा कि भाई ये वाला, ये फोटो सबसे बेस्ट है, ठीक है, ये बना ही लेना, वैसे मैं डालूंगी इसको नोट्स में। पॉवर्टी ट्रैप क्या है? जब एक इंसान की लो इनकम होती है ना। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू, इसको अकेले नहीं, हाँ ये। तो इसमें क्या होगा कि लो इकोनॉमिक ग्रोथ है किसी कंट्री की, क्यों है? क्योंकि लो इनकम है लोगों की। लो इनकम है तो आप एजुकेशन और हेल्थ पे कम खर्चा करोगे। एजुकेशन और हेल्थ पे कम खर्चा करोगे मतलब आप ह्यूमन कैपिटल पे कम खर्चा कर रहे हो। आप लेस एजुकेटेड हो, आपको लोअर कैटेगरी की जॉब मिलेगी। आगे भी ये चलता रहेगा आपकी जनरेशन टू जनरेशन। अगर आपकी लो ह्यूमन कैपिटल है तो पूरी कंट्री में प्रोडक्टिविटी लो रहेगी। पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, इकोनॉमी में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सब कुछ लो रहेगा। और फिर अल्टीमेटली फिर से वही रहेगी, लो इनकम। लो इनकम है क्यों? क्योंकि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ लो है। क्यों है इकोनॉमिक ग्रोथ लो? क्योंकि इन्वेस्टमेंट लो है। इन्वेस्टमेंट क्यों है? क्योंकि इंडिविजुअल की सेविंग्स भी लो है ना। तो ये एक तरीके का पॉवर्टी ट्रैप है जिससे इंसान निकल नहीं पाता। इससे निकलने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ब्रेक थ्रूज करने हैं, ब्रेक थ्रूज इन इन्वेस्टमेंट। तो हम यहाँ पे लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाए कि भैया हमारे कंट्री में लोगों के पास इनकम सेविंग्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे उनके लिए क्या लेके आएंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। एफडीआई आएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अपने आप जो है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पे स्टेब्लिश होंगे डोमेस्टिक कंट्रीज में, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलेंगे। हमने फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह, सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स, इंस्टीट्यूट्स आएंगे। तो धीरे धीरे जो है वो स्किल्स इंडियंस पे ट्रांसफर होती जाएंगी, हाई इनकम हो जाएगा, है ना। तो इनमें हम बीच बीच में ब्रेक थ्रूज डालेंगे। लो सेविंग को कैसे गवर्नमेंट इनकर करती है? बाय प्रोवाइडिंग म्यूचुअल फंड्स, है ना, और सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देना, ठीक है। तो ये सारी लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल को कैसे इनकर करती है? बाय इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, आईटीआईज का खुलवाना। हेल्थ में आप देखोगे पब्लिक हॉस्पिटल्स, है ना, सब्सिडीज इसी का पार्ट है, पीडीएस इसी का पार्ट है। तो यहाँ पे हमको इन बिटवीन ब्रेक थ्रूज डालने हैं पॉवर्टी ट्रैप को तोड़ने के लिए। दैट इज द टारगेट अंडर पॉवर्टी एलिवेशन, है ना। फिर ये लिखा है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो सबसे पहला कॉज आप शुरू करोगे कौन सी सेंचुरी से? 17th सेंचुरी से। 17 टू 18th सेंचुरी से जब हमारे यूरोपियंस इन्वेड करते हैं तब से ही हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हमारा रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट करा जाता था और फिनिश्ड गुड्स जो है वो हाई रेट्स पे इंडिया में डंप किए जाते थे, ठीक है। स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स लाइक कॉटन, ओपियम, टी, है ना। फिर लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है या उनका खुद का जो सेविंग्स है हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे उनका एक्सपेंडिचर है, ये सब बहुत कम होता है, ठीक है। फिर सोशल सिस्टम इन इंडिया, ड्यू टू द सोशल स्टिग्मा, मैनी ऑफ द स्टीरियोटाइप सिचुएशंस की वजह से भी हम इकोनॉमिकली लो है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगह जो है वो जो लो कास्ट पीपल होते हैं जिनको हम दलित्स बोलते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, है ना। छुआछूत, सोशल स्टिग्मा दे फेस एट पब्लिक प्लेसेस। इसके अलावा विमेन, अगर सोचो सिर्फ मेन अर्न कर रहे हैं तो हम 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, लेकिन अगर हर हाउस होल्ड फैमिली की विमेन भी अर्न करेगी तो क्या इनकम बढ़ेगी? नहीं। एक्सपेंडिचर आपके सेम रहेंगे, लेकिन जब 2 लोग कमाएंगे तो इनकम बढ़ेगी,
है ना। और आज हमारी फीमेल्स जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे भी अर्न कर रही हैं, बहुत सारी फीमेल जो है वो फॉरेन कंपनीज में एमएनसीज में काम कर रही हैं। तो ये जो सोशल प्रॉब्लम्स जो सोशल स्टिग्मा थे हमारे, वो भी रिस्पॉन्सिबल थे एक लो इकोनॉमिक या पॉवर्टी के लिए, ठीक है। ओवर रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। हम ओवर रिलायंस करते हैं, ऊपर से मॉनसून डिपेंडेंट हैं, मॉडर्न टेक्निक्स पे जो है वो शिफ्ट नहीं करते हैं, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, फिर हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, तो ये तो आपको पता ही है, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर प्लस मिस यूज ऑफ डेमोग्राफी। हमारे डेमोग्राफी का सही यूज जो है वो हो नहीं पाता है, उसकी वजह से ज्यादातर यूथ क्या है, अनएम्प्लॉयड है, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही हमारी लो इकोनॉमिक ग्रोथ है और मेनली पॉवर्टी है, ठीक है, स्पेशली रूरल पॉवर्टी, ठीक है। इसके अलावा और कॉजेज, और क्या कॉजेज हो सकते हैं? इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन रेट। हाँ, तो इसमें बोलेंगे डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट्स, सॉरी इम्पोर्ट्स, डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स ड्यू टू विच ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो फॉरेक्स है वो रिजर्व फॉरेक्स रह नहीं पाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खर्चा जो होता है वो फॉरेन गुड्स को परचेज करने में कर देते हैं, है ना। और इसी की वजह से इन जो ये इन्फ्लेशन होता है वो होता है, क्योंकि महंगाई जो है वो जनरली डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज़्यादा फॉरेन प्रोडक्ट्स की रहती है। और पुअर मैम एक इन्वेस्टमेंट, वो वाला पूछा था, जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब हमारा सर्विस सेक्टर तो बढ़ रहा है पर हाँ पीपल बहुत कम बिल्कुल, इन्वॉल्व हो हाँ, रहा मतलब पुअर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल्स, है ना। जीडीपी में जो मतलब जीडीपी का परसेंटेज जो हम कॉन्ट्रीब्यूशन में देते हैं, जैसे कि हेल्थ में बहुत कम है, आर&डी में बहुत कम है, ठीक है। पुअर एजुकेशनल रिजीम, ठीक है। हम स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, प्रैक्टिकल पे, हम थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अपन इसमें लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से भी बहुत सारे कॉजेज तुम लिख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट। इनने क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट को डिफाइन कर रहा है, ये आपके पढ़ने के लिए है। अगर आपको एक बार रीड करना है, जैसे ओवर रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर, तो इंडिया में हाई लेवल ऑफ डिपेंडेंस है एग्रीकल्चरल मेथड्स पे, वो भी प्रिमिटिव, वही मैंने बोला ट्रेडिशनल, हम जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाते नहीं है। इसके अलावा फार्मर्स आर अ लार्ज वोट बैंक, ठीक है, तो जनरली उनको एज अ वोट बैंक ही यूज किया जाता है। आप देखोगे फार्मर सुसाइड का मुद्दा देख लो, डबलिंग द फार्मर्स इनकम देख लो, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर धीरे धीरे कैसा होता जा रहा है, अनप्रोडक्टिव, है ना। एक्स्ट्रा रिलायंस उनको देना, सब्सिडीज देना, कैश देना, तो टारगेटेड स्कीम्स की जो है वो कमी है। तो अपन को डिफाइन नहीं करना, अपन को क्या करना है, अपन को कॉजेज लिखने आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्कर में, 11 मार्कर में सिर्फ कॉजेज नहीं आएंगे, 11 मार्कर में मल्टीपल डायमेंशन कवर करवाएंगे। तो हमको सिर्फ ये पॉइंट याद रखने हैं और इनके अंदर एक दो लाइन में अपनी बात कहना है, ठीक है। इसमें ओवर रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर लिखोगे तो आप बोलोगे दैट टू ऑन ट्रेडिशनल टेक्निक्स रादर देन द मॉडर्न एंड प्रॉफिटेबल टेक्निक। इसका सजेशन क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा किस पे सब प्रेफर करना चाहिए, हॉर्टिकल्चर, है ना, या एडिशनल इनकम, जो खेती के साथ साथ अदर चीजें भी करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब। फिर प्रोग्राम्स क्या क्या है पॉवर्टी एलिवेशन को लेके, तो इनको शॉर्ट में लिख लो, ये इनने अच्छा नहीं लिखा, इसमें लिखो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, उसमें एक कैटेगरी बना लेते हैं अपन, एक मिनट। ये इतना समझ में आ गया पॉवर्टी का सारा। हाँ, वर्ल्ड बैंक वाली डेफिनेशन खैर मैं वो लिख दूंगी नोट्स में, है ना, कोई वो नहीं है। अपन इसमें ये देखते हैं कि डायमेंशन अपन ने कौन कौन से कर लिए, ठीक है। टाइप्स हो गया, मेजरमेंट हो गया, इंडेक्स में अभी ये वाली बताना है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, कमिटीज हो गई अपनी, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल डेटा ये मैं उसमें ऐड कर दूंगी, वही कितना परसेंट है, कितना रूरल, और ये कैलोरीज वगैरह का यही हो गया। हाँ, अब अपन देखते हैं पहले इनिशिएटिव्स, रीजन देख लिया अपन ने, अब अपन को देखना है इनिशिएटिव्स और चैलेंजेस। सबसे पहले लिखो इनिशिएटिव्स। एक मिनट, पहले वो और बता दूं क्या, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स,
फिर लिख लेते हैं इनिशिएटिव्स, है ना। मल्टी डायमेंशन उसमें लिखना कुछ नहीं है क्योंकि वो भी मैं लिखी हुई दूंगी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो आपका बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना। तो इसमें भी जो पैरामीटर्स होते हैं वो वही होते हैं, 3 इंडिकेटर्स हैं, 10 पैरामीटर्स हैं, यही सेम 3 डायमेंशंस है, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, हेल्थ में क्या क्या आता है, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी। एजुकेशन में क्या आएगा, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन मतलब टॉयलेट्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, फ्लोर, फ्लोर मतलब घर जो है आपका, चाहे आपका फ्लोर, चाहे आपका वॉल, चाहे आपका रूफ, तीनों में से कोई भी एक चीज अगर नेचुरल मटेरियल से बनी है, जैसे कच्ची है, टीन से बनी है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज लो। ठीक है, और इसके अलावा एसेट्स, एसेट्स में क्या क्या आएंगे आपके, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, है ना, ये सारी चीजें। और इसके अलावा कार, ट्रक मतलब कोई भी एक 4 व्हीलर या मल्टीपल व्हीलर आपके पास जो है वो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वो ये सारे डायमेंशन हैं, समझ गए। एसडीआई में भी पढ़े थे ना ये अपन ने एक बार, मतलब जिसने भी मेरे से पढ़ा है एसडीआई, तो 3 जो है इसके क्या है, ये तीनों को क्या बोलेंगे अपन, इंडिकेटर्स, और ये जो है वो अपने पैरामीटर्स हैं। ठीक है, या पैरामीटर्स इंडिकेटर्स ये वाले एग्जैक्टली ठीक है, मैं इसको सेव भी कर लेती हूँ, इसी को इंसर्ट कर दूंगी। अच्छा, ये इनसाइट्स पे ही दिया है पूरा। हाँ, ये दिया हुआ है देखो, ग्लोबल एमपीआई इज एन इंटरनेशनल मेजर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो ये तो समझ में आ गया इसको क्यों बोल रहे हैं मल्टी डायमेंशनल, है ना, क्योंकि इसमें वेरियस डायमेंशंस को अपन कवर कर रहे हैं। दूसरा, इसमें 107 डेवलपिंग कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है, ये याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एंड द यूएनडीपी। ठीक है, लिखा भी हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो वही सारा डेटा लेते हैं। व्हेन इज इट रिलीज्ड, ये अपन को मतलब नहीं है कब आती है, ये कोई नहीं पूछेगा। 10 पैरामीटर्स देख लिए अपन ने, 3 इंडिकेटर्स देख लिए। ठीक है, इंडिया इज 62 अमंग 107 कंट्रीज। इसका स्कोर जो है वो ये है 0.123 और 27.91 जो है वो है हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो समझ गए, प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, उसका स्टैटिस्टिकल अप्रोच। फिर लिखा भी हुआ है नेबरिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज की रैंक है। ठीक है, इसमें मुझे ये बताओ कि श्रीलंका की रैंक हमसे अच्छी क्यों है। बताओ एक दो रीजन क्यों श्रीलंका की रैंक हमसे अच्छी है। मैम सबसे कम तो पॉपुलेशन वहाँ की कम है हम लोग। ठीक है, पहला पॉपुलेशन हो गया। दूसरा एक देखो सबसे बढ़िया चीज जो है वो पूरा का पूरा एक आइलैंड है। हमारा सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर डिफेंस में चला जाता है ना। अगर वो डिफेंस वाला एक्सपेंडिचर हम पॉवर्टी एलिवेशन में यूज करें तो भी हमारा काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो एक तो वो प्रोटेक्टेड कंट्री है। तीसरा, वहां पे मल्टी लिंग्विस्टिक मल्टी रिलीजियस पीपल नहीं है। लाइक देयर इज अ रीजनल इम्बैलेंस इन इंडिया। वाई? बिकॉज इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर द जॉब इन बेंगलोर, पुणे, महाराष्ट्र में जो है अपना, तमिलनाडु है, लेकिन वाई पीपल आर नॉट विलिंग टू गो देयर? बिकॉज ऑफ इम्बैलेंसेस, रीजनल इम्बैलेंसेस। वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ का फूड अलग है, वहाँ की लाइफस्टाइल अलग है ना। तो ड्यू टू सम सोशल फैक्टर्स ऑल्सो, वहाँ पे सोशल फैक्टर्स इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे क्योंकि वो इतना ज्यादा मल्टी रिलीजियस नहीं है ना। ठीक है, भूटान की क्यों कम है? भूटान में ये सब चीजें क्यों अप्लाई नहीं हो रही? भूटान में भी सेम है, पॉपुलेशन कम है, ये सब चीजें, पर भूटान की भूटान का जो एरिया है ज्योग्राफिकल, लैक ऑफ, हाँ मतलब टोपोग्राफिकली अच्छा नहीं है और लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ पे रिसोर्सेज ही नहीं है ज़्यादा, है ना। और पॉपुलेशन मल्टीप्लायर इफेक्ट पे भी काम करती है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इफ़ यू हैव अ गुड डेमोग्राफी तो वो कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है तो वो भी
कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे फॉल्टी पॉलिटिकल सिस्टम भी है। चलो, तो क्वेश्चन यही है, व्हाट इज एमपीआई, कौन इसको रिलीज करता है ना। कंट्रीज की रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ 10 इंडिकेटर्स, ये सब है। और इंडिया की परफॉर्मेंस, है ना, ये यही मतलब डायमेंशंस अपन कवर कर रहे हैं। तो ये हो गई अपनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसका बस इतना, ये वाला जो पूरा डेटा है ये अपन याद रखेंगे, ठीक है। इसमें न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, बेसिक न्यूट्रिशन से, ठीक है। मतलब 70 ईयर्स की एज या उससे छोटे जो लोग हैं उसमें से कितने लोग अंडर मैरिज है, ये कैलकुलेट किया जाता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी में एक परिवार में 18 साल से छोटा जो बच्चा है ना, 5 साल के पीरियड में उसमें उसकी डेथ हुई है कि नहीं हुई है, दैट इज कंसिडर्ड एज चाइल्ड मोर्टेलिटी, है ना। तो इसके अलावा ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब भाई 6 ईयर्स का बच्चा 6 ईयर्स का जब होने जाता है उसके बाद वो कितने ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कंप्लीट करता है। तो ये सारी चीजें, इनका एक रेशियो रहता है ना। एसेट्स वगैरह मैंने आपको बता दिया, हाउसिंग आपको पता ही है, छत होना, फ्लोरिंग, हाउसिंग, ये सब। तो ये मेनली ग्लोबली डेवलपिंग कंट्रीज को कंपेयर करती है ना। इसमें अपन को ये पता चलेगा कि रूरल अर्बन डिस्पैरिटी कितनी है, सोशल एक्सक्लूजन किस जगह कितना है, एजुकेशन का लेवल जो है वो कितना है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद अपना आ जाता है, अब अपन आ जाते हैं इनिशिएटिव्स पे, है ना, या पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। इनकी मैं एक टेबल बनाऊंगी और आपको याद करवा दूंगी एक आध क्लास में। अभी तो मेरा थोड़ा गला प्रॉब्लम है, अगर संडे तक सही हो जाता है तो जितनी भी पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स हैं मैं इनको याद करवा दूंगी आपको ट्रिक्स से, है ना। मतलब याद, मतलब कि किसमें क्या है, कौन सी कब आई। अभी मैं सिर्फ एक टेबल बना लूंगी उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारे किस 5 ईयर प्लान का नारा था, गरीबी हटाओ, याद करो, लूसेंट में साफ साफ लिखा है। लूसेंट हो तो लूसेंट खोल लो। गरीबी हटाओ बहुत फेमस है। मैम फोर्थ का है क्या? एक बार का है। फोर्थ का नहीं कितना है? 5th का है, 5th 5 ईयर प्लान का है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अगर टारगेटेड कोई सिर्फ पॉवर्टी के लिए आया था तो पॉवर्टी को हटाना था इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करके और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करके। तो आई थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ठीक है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इसमें मेनली हमने रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। फिर अब इसी का जो है वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। फिर सबसे बेहतरीन जिसको एक्ट का फॉर्म देना पड़ा हमें, मनरेगा एक्ट। कब का है एक्ट? 2005, 5 ठीक है। इसमें लाए थे शुरू में कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट जो है वो देंगे, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट अश्योर्ड एवरी ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, हर घर में से एक कम से कम, ठीक है। तो इससे जो है वो जॉब भी मिली, अनएम्प्लॉयमेंट भी टारगेट किया, प्लस लोगों तक मनी भी इंजेक्ट की। फिर आए लाइवलीहुड मिशन, लाइवलीहुड मतलब आजीविका, है ना। तो ये आपके दो आए, कौन सा, रूरल और अर्बन, ठीक है, रूरल लाइवलीहुड, अर्बन लाइवलीहुड। इसके तहत हमने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बिल्डअप करने में और कोऑपरेटिव अप्रोच लाने में, ठीक है, 2011। ठीक है, तो ये सब किस टाइप की स्कीम्स हैं, ये सभी एक ही कैटेगरी में आ रही है। इन सब में हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना, सीधे के सीधे क्रेडिट एंड एम्प्लॉयमेंट टारगेटेड।
तो पहला क्राइटेरिया जो है हमारा इनिशिएटिव्स का वो है क्रेडिट एंड एम्प्लॉयमेंट टारगेटेड, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा आया हमारा कि अब दूसरी चीज हमें क्या देनी है, फूड एंड शेल्टर। फूड एंड शेल्टर के लिए आवास योजना, सबसे पहले ये किस नाम से आई थी, इंदिरा आवास। हाँ इंदिरा आवास योजना, ठीक है। लेकिन अभी ये हो गई है पीएम आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना। खाने के लिए कौन सी है, अन्नपूर्णा स्कीम। अन्नपूर्णा स्कीम। हम्म, सामान रखा है यार ठीक है, फूड एंड शेल्टर में ये दो हो गई अपनी। फिर उसके बाद एक्सेस टू मनी या क्रेडिट, इसके लिए ज्यादातर जो है वो हमारी फार्मर से रिलेटेड, जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, पीएम किसान, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं इन सबको क्रोनोलॉजिकली लिख के दे दूंगी, है ना, 1979 टू मतलब 78 टू 79। और अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली जो हमने पढ़ी थी, कौन सी थी वो, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन योजना, जनधन योजना। मम्मी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी वो किसमें है? हाँ वो भी इसमें आ जाएगी, अन्न योजना, अन्न, और फिर ऐसे तो फिर बहुत सारी हैं। बाकी लास्टली अपन प्रधानमंत्री लास्ट में कंक्लूड कर देंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण ठीक है। ये ठीक है, इन द कोविड एटमॉस्फेयर या कोविड सिचुएशन से डील करने के लिए ये वाली, ठीक है। इस पे पॉवर्टी को रिलेट करके शायद क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि एक आध योजना का क्वेश्चन आता रहता है ना। फिर ये तो स्कीम्स हो गई डायरेक्टली, फिर अपन लिख देंगे लास्ट में अदर इनिशिएटिव्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उनको फूड ग्रेन्स एक्सेसिबल कराना, है ना, ये सारी चीजें। मतलब इनिशिएटिव्स का पार्ट बहुत फैक्चुअल है, तो वो पूरा एक लिख के, बाकी इसमें भी लिखा हुआ है ना। हाँ देखो, जैसे मनरेगा लिखा है, फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनहेंसिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज, है ना, 100 डेज वर्क गारंटीड वर्क है। तो इट मैंडेट्स 1/3 पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, तो इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की या वुमेन इंक्लूजन की भी बात थी। फिर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ये अपन ने कल भी डिस्कस की थी, और इसी में एक है अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, तो वो भी आ जाएगी इसी में, टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ द अर्बन पुअर हाउस होल्ड। फिर नेशनल हेल्थ मिशन, ये हेल्थ कंडीशंस को सही करने के लिए, इसमें भी वही होगा, रूरल हेल्थ मिशन और अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। ये पर्टिकुलरली जब इनको सेपरेट कर दिया था तो ये 2013 में। फिर पेंशन स्कीम्स में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या अटल पेंशन स्कीम्स, तो ये भी, ये सब मतलब कहीं ना कहीं आपकी पॉवर्टी के डिफरेंट जो इश्यूज हैं या डायमेंशन हैं उनको कवर कर रही हैं। अटल पेंशन स्कीम, इसमें मेनली आपका अंडर द एज ऑफ 40 ईयर्स जो है वो इसके बेनिफिशियरीज या सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं। और फिर फाइनली इनको क्या करना है, फिक्स्ड पेंशन मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, 50 रुपए 100 रुपए जो भी वो देते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स पेंशन मिलेंगी, ठीक है। जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भले मत लिखना। फिर ये है आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, ठीक है। फिर ये है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, JNNURM। तो ये पूरे इतनी सारी स्कीम्स हैं ठीक है। लॉन्च ईयर जो है इसका है 2005, लेकिन ये अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये क्या हो गई है, खत्म हो गई है। ऑब्वियस बात है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर थी, तो अब जब से मोदी जी आए
ये सब खत्म कर रहे हैं। इसमें क्या था, यहाँ पे देखो, फोकस अटेंशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, लिंकेजेस बिटवीन असेट क्रिएशन एंड असेट मैनेजमेंट, है ना, अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही करना, पेरी अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट। तो ये सब अब सब्सटीट्यूट हो गया किस मिशन से, अमृत मिशन से, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये क्या डायरेक्टली पॉवर्टी से रिलेटेड है? क्या पुअर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है? उनको बेसिक चीजों की जरूरत है ना। बेसिक चीजें मतलब फूड, हेल्थ, एजुकेशन, इनकी, है ना। तो ये सब जरूर नहीं, आप ये लिखोगे आंगनवाड़ी के थ्रू जो है वो हेल्थ कंडीशंस का ध्यान रखना, और बाकी ये जो अपन ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फेयर प्राइस शॉप से राशन कार्ड्स क्रिएट करना। क्योंकि कल अपन ने जब राशन कार्ड्स पढ़े थे उसमें सबसे पहली क्राइटेरिया अपन ने क्या पढ़ा था, किसको मिलेगा राशन कार्ड, आपको, हमें, हमको नहीं, कुछ क्राइटेरियाज पे, है ना। तो राशन कार्ड में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 100% बीपीएल कवरेज है, 100%, एक भी घर नहीं छूटना चाहिए, है ना। सेम हाउसिंग फॉर ऑल में है। ठीक है, अब लास्टली अपना आता है क्या, चैलेंजेस। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं इंडियन पॉवर्टी को खत्म करने में, ये भी अपन अपने दिमाग लगा के बता ही सकते हैं। ये दिया हुआ है, व्हाई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैव फेल्ड इन इंडिया। बताओ। Lack of proper implementation of all these initiatives हाँ, in लैक ऑफ ground level. प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, मतलब एंड पर्सन तक चीजें पहुंच नहीं पाती हैं। ठीक है, फिर वेग कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, है ना। वेग कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज के अलावा हमें बहुत सारी जो है वो चीजें इंक्लूड करना चाहिए। एक्चुअल में पुअर जो है वो पुअर नहीं है जिसको रोटी नहीं मिल रही, और भी पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट्स है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब कैसे, पॉवर्टी शुड बी सीन विद रिलेशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, कि एक पर्टिकुलर इंसान की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी देखो ये सब लिखा ही हुआ है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, इसमें अपन ने देखा भी था। पीडीएस में हमको क्या अपनाना चाहिए, ईपीडीएस मॉडल, है ना। करप्शन इन वेरियस स्कीम्स लिखा भी हुआ है, करप्ट ऑफिशियल्स एंड स्टाफ, ये लिखा है जो मैंने पॉइंट बोला। डिसजॉइंटेड प्रोग्राम्स, नॉन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, है ना। तो हमें एक इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म पे ध्यान देना है। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ पीपल लिखोगे आप इसमें, इन्वॉल्वमेंट की जगह। लोगों को पता ही नहीं हमारे राइट्स क्या क्या है, बेसिक्स। ठीक है, लोकल पॉलिटिक्स मतलब वोट बैंक क्रिएशन। इम्प्रॉपर सुपरविजन, रिव्यू ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, इसके अलावा ये छोड़ो, चलो ये तो बेसिक चीजें हुई। इसके अलावा पॉपुलेशन प्रेशर, है ना, ये भी है एक मेन गरीबी का वो। फिर दूसरा पॉवर्टी ट्रैप। पॉवर्टी ट्रैप मतलब वही सेम, मतलब लो इनकम है इसीलिए लो सेविंग्स है, और इसीलिए लो कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है, बताओ कॉजेज। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपन लिख ही देंगे, है ना। मैम क्लाइमेटिक इश्यूज जो होते हैं, एग्रीकल्चर वाले जो लोग पुअर रह हाँ जाते हैं। हाँ, अपन इसमें लिख लेंगे मेनली पुअर फार्मर्स, है ना, एंड देयर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। उसमें आप पर्टिकुलरली वही बता दोगे सेक्टर वाइज। और मेनली आईटी सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, इंजीनियरिंग और आईटी सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इम्बैलेंसेस। ज्यादातर आपको आईटी सेक्टर में जाना है। क्या आप अपनी सिटी में रह के किसी आईटी सेक्टर में काम कर सकते हो? मध्य प्रदेश में तो स्पेशली आपको बहुत कम स्कोप है ना। ठीक है, आपको वहीं जाना पड़ेगा, पुणे, दिल्ली,
एक अपन ने दृष्टि का आर्टिकल ही खोला था क्या? हाँ ये है, इसमें सर देखिए मैंने कुछ है। सोशल कॉजेज वाला जो था हाँ मतलब वो भी अच्छा लगा। कॉजेज को आप डायमेंशंस में भी बांट सकते हो, सोशल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, एनवायरमेंटल कॉजेज, है ना, मतलब चैलेंजेस जो है वो। ठीक है, ये इनने तो बिल्कुल छोटा सा लिखा है, कंपोनेंट्स ऑफ, ये जो मैंने पहले बताया था पॉवर्टी लाइन बास्केट के कंपोनेंट्स है ना। और इसके अलावा डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक डायनेमिक्स जो अभी अपन बात कर रहे हैं कि कंजम्पशन पैटर्न हर जगह अलग अलग है, न्यूट्रिशनल नीड सबकी अलग अलग है, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन वाइज, रीजनल इम्बैलेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, लैक ऑफ कंसेंसस है, पॉवर्टी एस्टिमेशन वही डेटा वेग है, अलग अलग कमिटी अलग अलग बातें बोलती है। फिर वे फॉरवर्ड में पॉवर्टी लाइंस को हमें रीडिफाइन करना चाहिए, उसमें अलग अलग स्लैब्स बनाने चाहिए। ठीक है, फिर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, मतलब दोनों पे ध्यान देना चाहिए कि एक को आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी से बाहर ले आए, लेकिन फिर आप उसको रिलेटिव पॉवर्टी में भी कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के मॉडल में इंश्योर करोगे। और पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, है ना, ये थोड़े से टफ वर्ड्स में लिख दिया है इन्होंने, बाकी बातें वही है जो हम करते हैं। पॉलिटिकल पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैव टू एडजस्ट टू द न्यू रियलिटीज ऑफ द ट्रांजिशन टू अ मिडिल इनकम कंट्री, है ना, in which poverty does not mean living at the edge of hunger but rather lack of income, है ना। अगर आप अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं दैट इज ऑल्सो पॉवर्टी, अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं कर पा रहे हैं दैट इज ऑल्सो पॉवर्टी। सो इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू हंगर और बेसिक फूड नीड्स और बेसिक क्लोथ नीड्स। ठीक है, तो आपको इसमें सीजनल वेरिएशंस, रीजनल वेरिएशंस, सभी चीजें इंटीग्रेटेडली अप्रोच करनी है ना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी, तो अपने आप में इकोनॉमी का एक सेपरेट डायमेंशन है जिसपे लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब अपन देख लेंगे हंगर वाला टॉपिक, कल अनएम्प्लॉयमेंट के साथ पढ़ लेंगे या तो। अब देखो, जो लोग मिसलेनियस वगैरह फॉलो कर रहे थे ऑलरेडी, है ना, वैसे तुम सब वही हो जिनको मैं ऑलरेडी पैटर्न समझा चुकी हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो एग्जाम कब है? 24 अप्रैल को। ठीक है, तो अभी आपके पास टोटल कितने डेज हैं? 4 महीने हैं। ठीक है, बेसिकली तो अगर आप 24 अप्रैल का एग्जाम दे देते हो और आपका अक्टूबर में मेंस होता है, तब भी आप 3-4 महीने बचेंगे, तो ये 3-4 महीने तो आपके प्रैक्टिस में और रिवीजन में निकल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस और रिवीजन में तो आपको क्या करना है अभी एटलीस्ट बेसिकली 1 मंथ और, ठीक है, मतलब टिल जनवरी लास्ट वीक आपको अभी मेंस का पढ़ना नहीं छोड़ना है। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जैसे अभी आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी जब भी खत्म हो जाएगा तो आप दूसरा स्टार्ट करना जो भी। ठीक है, तो एक आपका मेंस का जो स्लैब है वो रहेगा ही लगभग 3 आवर्स का मान लो। ठीक है, मैं तुमको बोल रही हूँ इंक्लूडिंग द क्लास। फिर उसके बाद आंसर राइटिंग अभी बंद मत करना, जो भी अपना बेसिकली कर रहे हो अलग अलग वे में, जैसे भी लगभग 1 आवर इसको भी आपको देना ही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी नहीं करोगे, अभी प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे भी दिक्कत आएगी, तो ये बैलेंसिंग के लिए है। तो 24 घंटे में से लगभग 4 आवर्स आपने मेंस को दे दिए। ठीक है, 8 घंटे आपके रेस्ट के मैं अलग ही हटा रही हूँ, मतलब इंक्लूडिंग द डे और नाइट स्लीप, जो भी दिन में भी अगर सोता है तो ये 8 और 4 अपने 12 घंटे तो गए। अब अपने पास जो 12 बचे हैं उनमें से भी अपन 2 आवर्स निकाल लो अपनी बेसिक नीड्स के लिए। ठीक है, फिर भी आपके पास 10 बचेंगे, उसमें से 2 आप माइनस कर लो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, फिर भी आपके पास 8 बचेंगे। अब इन 8 घंटे को आपको प्रीलिम्स में कैसे यूटिलाइज करना है? सबसे पहले आपको लूसेंट से कोई ना कोई एक स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ना है, और उस स्टैटिक को अब आपके पास अगर आपके नोट्स हैं, अगर आप किसी कोचिंग से पढ़े हो कभी, तो वो भी कर लो। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बताया, आप साइंस से स्टार्ट कर सकते हो, आप ज्योग्राफी से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप पॉलिटी से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनसे जनरल क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो लगभग मान लो आपने 1 आवर इसको दे दिया। दूसरा आपको करना है मिसलेनियस, जो मेरे टाइम टेबल में ऐड भी है, मैंने आपको बताया भी है ना, मिसलेनियस में क्या क्या करना है। जैसे आप स्पोर्ट्स पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, है ना, इसको आप मान लो 2 घंटे पढ़ रहे हो। फिर आ जाता है आपका एमपीजी के, एमपीजी को आप लगभग 1.5 घंटा दो, लगभग, है ना,
और लास्ट बचता है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो लगभग 30 to 40 मिनट्स आप रोज क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे तो प्रीवियस ईयर के कर लो, चाहे आपके पास कोई टेस्ट सीरीज है जिसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी पहले उसके कर लो। 30 to 40 मिनट का मतलब है 20 क्वेश्चन करो 20 मिनट में या 25 मिनट में, प्लस उनको सॉल्यूशन जैसे हम मतलब जैसे मैं टेस्ट सॉल्व करवाती हूँ, है ना, डिटेल्ड कि क्यों मेरा आंसर गलत है और इससे क्या और सही अगर है तो और भी क्या क्या मुझे रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके कितने होगा, 1 घंटे 2 3 4.5 और इसको 30-40 मिनट्स मान लो, तो लगभग मतलब मैं तो मान रही हूँ 5.5 मान लो। ठीक है, अभी भी आपके पास और भी गैप बच रहा है, मैंने ये जो 8 आवर्स बताए हैं